Okay, so we were talking about RBCs. They are devoid of nucleus. Nucleus goes away in on maturation. Shape कैसा होता है उनका? बाइकॉन्केव. बाइकॉन्केव मतलब ऐसा, ये एक कॉन्केविटी, ये दूसरी कॉन्केविटी, तो इस तरह का शेप होता है ताकि वो आसानी से कैपिलरी से पास होने लगे. रेड कलर क्यों होता है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ओके, अच्छा, मैंने आपको बताया कि इसमें हीमोग्लोबिन होता है. तो हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होना चाहिए? अगेन जब ब्लड रिपोर्ट देखेंगे ना तो उसमें हीमोग्लोबिन का लेवल चेक करना. मेल्स और फीमेल्स की वैल्यू थोड़ी सी अलग होती है. मेल्स का हीमोग्लोबिन फीमेल से ज्यादा होता है, बहुत खून पीते हैं ना हमारा, इसलिए. सो healthy individuals will have around 12 to 16 grams of hemoglobin. आप सबको अपना अपना हीमोग्लोबिन लेवल पता है? No. You should be knowing. No, ma'am. Mine is around 14 grams per 100 ml. Okay. So anything between 10 to 14 is considered to be good. Fine. आरबीसीज का काम क्या है? आरबीसीज का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी मेरा 10.8. 10.8 अच्छा है, पर थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो. सो Yes, ma'am. RBCs play an important role in transport of respiratory gases, that is oxygen and carbon dioxide. Average lifespan कितना है RBC का? 120 days है, जिसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. कहाँ जाके डिस्ट्रॉय होंगे? स्प्लिन में. तो स्प्लिन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs. तो उसमें से सारे जो एलिमेंट्स है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और कहीं ना कहीं वो यूज होंगे, रिसाइकल होंगे, या तो एक्सक्रीट हो जाएंगे. समझ में आ रहा है आपको? Yes, ma'am. एंड एवरी 120 days you will get new set of RBCs. पर ये प्रोसेस जैसे जैसे एजिंग होता है वैसे वैसे ये प्रोसेस स्लो होता जाता है. ओके, नाउ कमिंग टू WBCs, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं. हीमोग्लोबिन नहीं है या इसमें और भी कोई पिगमेंट नहीं है, इसलिए ये कलरलेस है. तरह तरह के न्यूक्लियस होते हैं इसमें, हम पढ़ेंगे अभी. देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs. प्रैक्टिकल में आप देखेंगे भी अपने ही ब्लड का स्मीयर बना के कि आपके ब्लड के अंदर किस तरह के सेल्स हैं. ओके, नंबर आरबीसी से कम है. आरबीसी मिलियंस में थे, ये 1000 में है. 6000 to 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड. जब आज ब्लड रिपोर्ट देखोगे तो आप देखना कि आपके WBCs कितने हैं. जब ये नंबर 10,000 के ऊपर चला जाता है, सो व्हेन द नंबर इंक्रीजेस मोर देन 10,000, तब हम क्या बोलते हैं? देयर इज सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन इन योर बॉडी. इन्फेक्शन के वक्त WBC का नंबर बढ़ जाता है टू फाइट द इन्फेक्शन. दे आर शॉर्ट लिव्ड. जैसे RBCs 120 डेज तक रहते हैं, इसका लाइफ स्पान उससे कम है. मैंने पहले भी बताया दो तरह के हैं, ग्रैन्युलोसाइट, ए ग्रैन्युलोसाइट. ये भी आपकी ब्लड रिपोर्ट में दिखेगा आपको, देखना परसेंटेज में दिया होगा. और हमने जो फ्लो चार्ट बनाया था ब्लड का, उसमें ये परसेंटेज ऐड कर देना. समझ में आ रहा है परसेंटेज ऐड करना? Yes. ओके. अब ये जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, जिसका साइटोप्लाज्म ग्रैन्युलेटेड है, उसमें 3 तरह के हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स. तो सबसे ज्यादा तरह के कौन से सेल्स हैं? न्यूट्रोफिल्स. सबसे कम तरह के कौन से हैं? बेसोफिल और इओसिनोफिल. अच्छा, इनको डिवाइड कैसे किया? आप इसमें एक स्टेन डालेंगे, तो जो एसिडिक स्टेन एब्जॉर्ब करेंगे वो इओसिनोफिल, जो बेसिक स्टेन एब्जॉर्ब करेंगे वो बेसोफिल, और जो कोई भी स्टेन एब्जॉर्ब नहीं करेंगे वो न्यूट्रल हैं, तो उनको बोलेंगे न्यूट्रोफिल्स. आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. ए ग्रैन्युलोसाइट्स में 2 तरह के सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट. लिम्फोसाइट्स को हम वापस क्लासिफाई करेंगे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, डिपेंडिंग ऑन कि वो कहाँ बने हैं.
सो बी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में बनते हैं, टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड में बनते हैं। तो दैट इज वो इसको भी फ्लो चार्ट में ऐड कर लेना, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। अलग अलग इम्यून रिस्पॉन्स होता है इनका, एक का सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है, एक का ह्यूमोरल मतलब ब्लड से रिलेटेड इम्यून रिस्पॉन्स है, वो 12th में पढ़ेंगे। तो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स को फ्लो चार्ट में ऐड कर देना, उनके परसेंटेज भी फ्लो चार्ट में ऐड कर देना। एंड द लास्ट काइंड ऑफ सेल्स आर मोनोसाइट्स विच इज 6 to 8%। तो बहुत ही अच्छा सिस्टमैटिक डिटेल्ड फ्लो चार्ट आज आपको होमवर्क में बनाना है। अच्छा, अब ये न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स क्या करेंगे? दे आर फैगोसाइटिक सेल्स। फैगोसाइटिक का मतलब, फैगो का मतलब होता है ईटिंग। तो ये सेल्स क्या करेंगे? ये बैक्टीरिया और ये सारी चीजों को खा जाएंगे। आपको पता है पहले जमाने में एक कंप्यूटर की गेम आती थी जिसमें ऐसा एक क्रीचर होता था ऐसा, और वो घूमता रहता था और बॉल्स को खाते रहता था ऐसे Yes, ऐसे। ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो वो ऐसे ही फैगोसाइटोसिस करते हैं ये न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। बेजोफिल्स क्या करेंगे? दे आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। कभी आपको ऐसा होता है किसी चीज की एलर्जी हो जाती है तो आपकी स्किन पूरी रेड हो जाएगी, आपका मुंह पूरा सूज जाएगा। हैव यू एवर एक्सपीरियंस दिस? Yes, आपको हुआ ma'am. हो या फैमिली में किसी को हुआ? No. तो ये Yes, ma'am. कभी कुछ कीड़ा काट जाता है तो भी ऐसा होता है वहां पे। So this inflammatory reactions are due to some active ingredients that basophil produces। तो basophil क्या क्या बनाते हैं? हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन, तीन चीजें बनाते हैं। ओके, सो जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं। हिपैरिन इज ऑल्सो नोन टू हैव ब्लड क्लॉटिंग एक्शंस। ये ज्यादा से ज्यादा, हम लोग तो कम हिपैरिन सिक्रीट करते हैं। हिपैरिन कहाँ पे ज्यादा सिक्रीट होता है? क्या नाम है, हिडुडेनिया करके एक क्लास है, लीच। हाँ, लीच जो होती है ना वो बहुत ज्यादा हिपैरिन सिक्रीट करती है जब आपका ब्लड सक कर रही होती है, ताकि ब्लड क्लॉट ना हो जाए और वो कंटिन्यूअसली उसको सक कर पाए। सो हिपैरिन इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज बाय लीच, जिससे हम एक्सट्रैक्ट करके उसकी मेडिसिन बनाते हैं। ओके, eosinophils again they are associated with allergic reactions। अच्छा, सेरोटोनिन क्या होते हैं? सुना होगा आपने इसके बारे में, सेरोटोनिन के बारे में। थोड़ा याद करके बताओ। सेरोटोनिन के ना बहुत सारे यूजेस हैं। इट इज एक्चुअली अ की हार्मोन। तो इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। आप जब हैप्पी फील करते हो तो सेरोटोनिन सिक्रीट होता है आपकी बॉडी में से, डाइजेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, बहुत सारे, मतलब जब आप सोते हो तभी भी सेरोटोनिन सिक्रीट होता है। सो दिस हार्मोन is associated with lot of functions and that is also produced by basophil। hormones generally glands produce करते हैं but serotonin is also produced here। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, it is produced when you eat something good or when you sleep। तो अब आप समझ जाओ कि क्या इंपॉर्टेंट है दुनिया में। एक खाना इंपॉर्टेंट है और एक सोना इंपॉर्टेंट है, बाकी सब मोह माया है, उसको छोड़ दो। हरिप्रिया वाज टेलिंग समथिंग। मैम मैं बोल रही थी। हाँ बोलो धनश्री। मैम सीरोटोनिन का हेल्प मतलब क्या हेल्प करता है वो? एक्चुअली वो हमारे मूड को स्टेबलाइज करता है। देखो, व्हेन यू आर इन द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस और व्हेन यू आर इन द स्टेट ऑफ सैडनेस, इट इज ऑल अबाउट सम बायोकेमिकल रिएक्शंस गोइंग इन योर बॉडी। तो जब सेरोटोनिन सिक्रीट होता है तो आपका जो ब्रेन है वो काम, हैप्पी फील करता है। अब वो क्यों हैप्पी फील करता है, उसके लिए फिर वी नीड टू स्टडी अ लॉट ऑफ न्यूरोकेमिस्ट्री। पर ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स जो है वो आपकी फीलिंग से एसोसिएटेड हैं। तो माइंड इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग।
बट देर आर फ्यू सिंपल थिंग्स जो हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे आप कुछ अच्छा खाते हो तो आपको हमेशा अच्छा फील होता है ना, होता है या नहीं होता है? यस मैम। जब बहुत अच्छी नींद ले लेते हो, यू हैव टेकन साउंड स्लीप ऑफ 8 आवर्स, तो यू विल वेक अप फ्रेश, आपके काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपका मूड अच्छा रहेगा। लेकिन अगर रात भर सोने नहीं मिला है तो क्या होगा? चिड़चिड़े रहोगे। ओके, सो नेक्स्ट कमिंग टू इओसिनोफिल्स, जो इन्फेक्शंस को रेजिस्ट करते हैं और एलर्जिक रिएक्शंस करते हैं। फिर लिम्फोसाइट्स हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं, ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये सारे WBC के टाइप्स हैं। अब आप लोग जब प्रैक्टिकल करोगे ना, तब आपको ये सारी चीजें अपनी ब्लड स्मीयर की स्लाइड में देखनी है। कैसे पहचानोगे कौन सा वाला सेल कौन सा है? तो देखो, लिम्फोसाइट में बड़ा सा न्यूक्लियस है, दिख रहा है आपको? लिम्फोसाइट कैसे पहचानोगे? जिसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है, वो ब्लू कलर का स्टेन हो जाएगा, क्योंकि आप इओसिन या ऐसा कोई स्टेन डालोगे ब्लड में। ठीक है। जो मोनोसाइट है उसका भी न्यूक्लियस बहुत बड़ा सा है, पर उसका शेप अलग है। इओसिनोफिल ऐसा है, किडनी शेप न्यूक्लियस। बेजोफिल का भी बाइलोब्ड न्यूक्लियस है, और न्यूट्रोफिल का मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस देख के आप पहचानोगे कि ये कौन सा वाला WBC है। दिस इज अगेन द सेम थिंग, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, मास्ट सेल्स जो हिपेरिन वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, बेजोफिल, देखो ये सबके साइटोप्लाज्म ग्रैन्युलेटेड है, और ये मैक्रोफेज जो एक बैक्टीरिया को खा रहा है। Now talking about platelets,